मिनट के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का किताबों का कार्यक्रम। हमेशा की तरह आज भी हम इस कार्यक्रम में किताबों पर उसके लेखक से बात करेंगे। किताब ऐसी जो आपको लोगों के अंदर पनप रहे गुस्से, बेचैनी, उनमें पैठ बना रहे आक्रोश और परिणाम स्वरूप हो रहे आंदोलनों का बारीकी से आसान भाषा में अध्ययन कराती है और इसके जरिए समझाती है लोकतांत्रिक राजनीति की बारीकियां और जटिलताएं। किताब में उदारीकरण के बाद बदले समीकरणों और बढ़े सामाजिक आंदोलनों का अच्छे से पोस्टमार्टम किया गया है। बताया गया है कि कैसे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण समाज का बना बनाया ढांचा बदलने लगा और असंतोष की आग भड़कने लगी। चर्चा के दौरान हम समझेंगे कि सामाजिक आंदोलन कैसे पैदा होते हैं और इनकी सफलता और विफलता का क्या कारण रहता है। कौन से कारण हैं जिनके कारण आंदोलनों में अचानक से भीड़ जुट जाती है और एक साथ बड़ी संख्या में लोग संघर्ष के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। क्या सभी आंदोलन संगठित होते हैं या बिना किसी संगठन के भी सरकार की नींव हिलाकर ये अपनी बात मनवाते हैं। मीडिया की लिबरलाइजेशन से पहले की भूमिका और उसके बाद 360 डिग्री में घूम जाने वाले अब के मीडिया के बदले स्वरूप के कारण भी जानेंगे। इसके साथ ही मौजूदा सरकार और उसके कार्यकाल में आंदोलनों के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर भी बात होगी। जानेंगे क्या मोदी राज में आंदोलनों की भूमिका बची है, क्या किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। पूरा गुणा भाग समझेंगे इस किताब पर चर्चा के दौरान। किताब का नाम है उत्तर उदारीकरण के आंदोलन। प्रकाशित किया है वाणी प्रकाशन ने और लिखा है 2022 में बेस्ट सेलर किताब की सूची में अपनी किताब शामिल करवाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आकू श्रीवास्तव। आकू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार और संपादक तो हैं ही, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं। आप उनको टीवी और डिजिटल मीडिया पर अक्सर देखते रहते हो। जहां तक मुझे पता है ये उनकी चौथी किताब है और बाकी उनका जो बेहतर परिचय है वो उनसे वो लोग देंगे जो उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से परिचित हैं, यानी कि आशुतोष जी और आलोक जोशी। लेकिन बस मैं आखिर में ये बात कह दूं दर्शकों के लिए, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल लिखकर हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। सवाल अच्छा हुआ तो सामने रखा जाएगा और आपका जवाब दिलवाया जाएगा। आशुतोष सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। आकू जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दूसरी बार किताबों के इस कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं, जिससे साफ लगता है कि कितनी गति के साथ, कितनी रफ्तार के साथ वो किताबें लिख रहे हैं। अब ये किताब लिखने का इतना वक्त उनके पास कैसे मिल पाता, मैं एक बार जरूर उनके साथ बैठ के समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अखबार का संपादन भी कर रहे हैं और लगातार करते हैं। और मैं जानता हूं कि रात को 11 बजे तक भी वो प्रथम पृष्ठ पे क्या छपेगा, हेडलाइन क्या जाएगी, इसकी भी चर्चा करते रहते हैं। और दोस्तों के बीच में बैठते हैं, उसके बीच में भी वो अखबार के संपादकीय करते रहते हैं। तो ये वक्त कब मिल गया जब इन्होंने इतनी मोटी सी किताब, जो 383 पेज की किताब है, और ये किताब अगर और 5 हिस्सों में किताब है, इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और अंत में एक और भाग है, तो 5 भाग में 5 हिस्सों में किताब है और मोटी किताब है। और मोटी किताब के साथ साथ इस किताब की खासियत ये है कि अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आजादी के बाद और थोड़ा पहले से जो हिंदुस्तान के अंदर जो छोटे या बड़े आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और ये जानकारी हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा था, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, और उसके बहुत पहले जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तो खासतौर पर 2014 के बाद से जो आंदोलन चल रहे थे, तो बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े करते थे कि भाई आप सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आंदोलन क्यों करते हैं, क्या आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, क्या आपको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, और जब आप सड़कों के ऊपर आंदोलन करते हैं तो क्या आप दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन तो नहीं करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे। लेकिन इस किताब की एक बहुत बड़ी खासियत है, और मैं ये सवाल भी मैं आकू श्रीवास्तव जी से शुरू में ही पूछूंगा कि आकू जी, इस किताब में सब कुछ आपने जिक्र किया है, लेकिन ये किताब ऐसा लगता है जैसे बहुत ही निष्पक्ष भाव से, बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से आपने तथ्यों को सामने रखा है, और उसमें आपकी अपनी राय क्या है, आपका अपना स्टैंड क्या है, वो थोड़ा सा जो है थोड़ा गायब सा दिखाई पड़ता है। तो ऐसा आपने किसी रणनीति के तहत किया है, या आपने पाठकों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई किताब आप पढ़िए, आंदोलनों की सारी ABCD हम आपको बताए देते हैं, आप समझिए कि इससे आपको क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपका आभार। आलोक जी आभार। अंकुर जी आपका भी बहुत आभार कि आपने बहुत शानदार परिचय दिया। मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन आशुतोष जी का ये दूसरा सवाल था। पहला सवाल जो उन्होंने सबसे पहले दाग दिया बड़े शानदार तरीके से
कि आप तो बिल्कुल मतलब कहाँ, कैसे, क्यों कर लेते हैं, कहाँ से कर लेते हैं। तो इनको ये दूसरी बार इन्होंने पूछा, ये भी बता दूँ मैं। और पहली बार जब पूछा तो भी वही जवाब था कि इसका श्रेय सिर्फ़ कोरोना को है। और एक अंग्रेजी में जो आशुतोष जी अक्सर ले लेते रहे, सैबेटिकल एक शब्द होता है, तो मैंने उस कोरोना काल को उस तरीके से इस्तेमाल किया और उसमें काम करने की कोशिश की, क्योंकि उम्र के इस दौर तक आने के 3-4 साल पहले तक मैंने कोई किताब नहीं लिखी थी। मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, और तब तक किताब ना लिख पाने का एक कारण वही जो ये अब बताते रह रहे हैं कि रात में अगर इनके साथ कभी इधर-उधर बैठकी हो भी गई तो ये बताते हैं कि साहब तब भी आप यही करते रहते हैं। तो ये एक क्रम था, लेकिन अब फिर लगा कि अब ज़रा इस उम्र के दौर में कुछ लिखा जाए, पढ़ा जाए, कुछ बड़ा काम करने की कोशिश की जाए। बड़ा-बड़ा तो ख़ैर क्या होता है, लेकिन एक काम करने की कोशिश की जाए, और काम वो किया गया। पहली किताब जिसकी आशुतोष जी थोड़ी बहुत निंदा करते रहते हैं, लेकिन आगे-पीछे रहते हैं वो उसपे। तो फिर दूसरी किताब सेंसेक्स ऑफ रीजनल पार्टीज़ हिंदी अंग्रेजी में आई, और तीसरी ये है। हाँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल कोई किताब नहीं आएगी अब इसके अलावा, ये जो चल रही है। क्योंकि अभी मैंने कोई ऐसा काम कर नहीं पाया हूँ बहुत सारा, और जो करना चाहता हूँ उसको आने में 24 तो लग ही जाएगा, और 24 में एक किताब स्वाभाविक है कौन-सी आने वाली, ये आशुतोष जी आपको पता है। तो एक आध और काम चल रहा है, अगर वो हो गया तो 24-25 में कुछ होगा। और ये भी बता दूँ, ये अंतिम किताबें होंगी, इसके बाद मेरे बस का बूता है नहीं कि रात-रात भर के बैठ कर के लिखा जाए, ठीक किया जाए, जाया जाए, लाइब्रेरी में जाया जाए, लोगों से मिला जाए। और इस किताब के लिए तो मैंने खूब यात्राएँ भी की। मुझे याद है 3 बार तो सिर्फ़ मैं अहमदाबाद आया हूँ, घनश्याम शाह साहब से मिलने के लिए, जो आंदोलनों के लिए इस जगत में दे मतलब हिंदी इतिहास में, या इतिहास में कहना चाहिए, हिंदी इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे बड़े उसको देखने वाले सज्जन रहे हैं। और उनसे मुलाकात होती रही, उनसे मतलब एक बार आया, नहीं मुलाकात हुई, दूसरी बार हुई, 2-3 सत्रों में हुई, और फिर उसके बाद इत्तेफ़ाक से आज भी अहमदाबाद में ही हूँ, देखता हूँ उनसे क्या बात हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो जहाँ तक इस किताब का है कि ये जो लिखी गई और अपने भाव को बड़ा निरपेक्ष रख कर के किया, तो अब जो पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा संकट इस समय है, वो यही है कि हम या तो बाएँ रहें या दाएँ रहें। और मैंने अभी तक अपने आप को बचाया है, तो मैं चाहता हूँ कि उससे बचा रहूँ। जो कुछ है सामने वो दिखा दिया, जो मैंने अपनी आँखों से सामने देखा, वो हुँ। मैंने दिखा दिया। और फिर उसके बाद पाठकों पर निर्णय छोड़ने की कोशिश की। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं उसको गलत कहूँ, सही कहूँ, लेकिन जहाँ जो कुछ हुआ और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की कोशिश की है। बाकी सब कुछ छोड़ दिया है आप ऐसे महान लोगों पर, जो कि आप लोग बहुत तीखी निगाह रखते हैं और ठीक-ठाक तरीके से समाज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं समाज को जो मैं देख पा रहा हूँ, वो देखने की कोशिश की, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन में रहा हो, या किसान आंदोलन में रहा हो, या और पहले भी रहे हों। हम सब ने, आलोक जी जानते हैं कि लखनऊ में न जाने कितने आंदोलनों में हम लोग जा कर के भागीदारी की, और एक आंदोलन जो अखबारों से जुड़ा रहा है, उसके बारे में तो शायद वो इतिहास का, आज तक के इतिहास का अनोखा आंदोलन रहा है। अखबारी जगत का अनोखा, उसके बारे में अगर बातचीत ज़्यादा की जाएगी तो फिर बहुत ठीक नहीं होगा। ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लगेगा कि यार उस उम्र में क्या-क्या कर दिया था। तो वो बात दूसरी है, लेकिन अब जब स्थितियाँ दूसरे तरीके से देखने का मौका आया है, तो उसको देखने की कोशिश की है, और जो हो गया वो हो गया। अब आगे आप लोग पूछें, बताएँगे हम जो भी होगा। आपने अपनी इस किताब में एक किसान आंदोलन पे पूरा एक हिस्सा दे दिया है। इसका मतलब ये कि आप जब हाल में जो किसान आंदोलन हुआ उसको आप बहुत महत्वपूर्ण समझते थे और इसीलिए काफी स्थान दिया उसको उसको काफी समझने की कोशिश की। इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, मैंने सिर्फ़ किसान आंदोलन को एक हिस्सा नहीं दिया है। मैंने दलित आंदोलन को भी एक बड़ा हिस्सा दिया है। 3-4 चैप्टर उस पे किए हैं। सीए वाले को भी उतना ही बड़ा हिस्सा दिया एनआरसी को, जिसने थोड़ी-सी एक समाज में एक अलग तरीके की किस्म की धारणा पेश की। किसान आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों के साथ जो मेरी अब राय है कि वो बहुत निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ मैं, कि उनको मिला कुछ नहीं। इस सत्ता ने उनको सिर्फ़ बेवकूफ़, बेवकूफ़, बेवकूफ़ बनाया है, और ये आज मतलब पिछले कई वर्षों से ऐसा होता रहा। अब ये कहना कि 70 साल से ऐसा हो रहा है, हरित क्रांति के दौर के बाद ये लगा था
कि कुछ अच्छा और बड़ा होगा, लेकिन एक बिल्कुल निचले स्तर के किसान को, जो जिसके पास छोटी जोत है, उसको मिल क्या रहा था? बड़ी जोत वाले तो मस्त थे, अभी भी मस्त हैं और आगे भी मस्त रहेंगे, क्योंकि किसान का नाम उनके साथ है। तो ना वो टैक्स देना है, ना बाकी और सुविधाएँ पूरी लेनी है उनको। लेकिन जो गरीब किसान है, उसके पल्ले अब भी क्या है? हम जो देते हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही उसके लिए। सरकार दुनिया में कहीं पे भी किसानी जो है, वो फ़ायदे का सौदा नहीं है और सब्सिडी पे ही चलती है। तो हमारी नाक मुँह क्यों सिकुड़ती है उसके लिए, ये आपको सोचना चाहिए। हरित क्रांति के बाद आज देश अगर इतना समृद्ध है, तो उन्हीं किसानों की बदौलत है। पिछले 4-5 4 3-4 सालों से अगर किसानों को हम मतलब गरीबों को हम अनाज बाँट पा रहे हैं, तो उन्हीं किसानों की बदौलत है। हमको तो गर्व होना चाहिए। इनके अगर हम क्या अमेरिका से ला कर के गेहूँ अपने लोगों को बाँट पाएँगे? ये नहीं संभव होता। आज जब गेहूँ की क्राइसिस होने जा रही है, खाद्यान्न की क्राइसिस होने जा रही है, तब भी हम प्रसन्नचित्त हैं, इसलिए इन्हीं किसानों की बदौलत। तो इनको इनकी समस्या तो बहुत बड़ी है। ये ठीक है कि उनको पिछले बार कहा गया कि 2022 तक 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हुआ, नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो मिल रहा है, कुछ हालत तो ठीक हुई है और बहुत सारी ठीक होने की ज़रूरत है। अब उसमें बाज़ार कितना घातक है, कितना आड़ती खेल करते हैं, कितना किसान को मिल पाता है और ये मानना पड़ेगा। अब किसान को जो मिल रहा है वो डायरेक्ट मिल रहा है। डीबीटी जहाँ पे भी जा रही है, वो राजीव गांधी का काल नहीं है कि 15% जा रही थी। डीबीटी जहाँ जा रही है पूरी जा रही है और धीरे-धीरे जहाँ सही जगह जानी चाहिए वो जा रही है। तो लेकिन अभी भी किसान ऐसा नहीं है कि किसान को नहीं मिल पा रहा। अब नई कोशिशों के तहत किसानों की अपनी मजबूरियाँ भी हैं। चाहे अगर आप नॉर्दर्न पार्ट का हिस्सा ले लीजिए, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश के हिस्से में वहाँ क्या बुआई की जानी चाहिए, इस पर एक बहस हो सकती है। उसकी वजह दूसरी है कि अगले 20 साल बाद पानी नहीं होगा तो अब क्या करेंगे? मर जाएँगे। चीन हमसे चालाकी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चावल खुद ही पैदा कर रहा है, लेकिन हमसे खरीद रहा है। 1 लीटर 1 किलो धान के लिए, 1 किलो चावल के लिए 5000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो वो ठीक है कि जहाँ पानी है ज़्यादा वहाँ पर मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैंने जो कृषि विज्ञानियों से जब बात की तो उसमें ये निकला कि होना चाहिए। लेकिन किसान को भी कैश क्रॉप चाहिए, तो आप दूसरा साधन दीजिए। मुझे लगता है कि अगले आने वाले दिनों में 3-4 साल में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ख़ास तौर से जब मोटे अनाज का जो काम शुरू होने जा रहा है, उससे अब धीरे-धीरे जो जागरूकता बढ़ रही है, उससे उनको और पैसा मिलेगा, उनको और सुविधाएँ मतलब थोड़ा पैसा होगा उनके पास, तो वो खेती बदलने में भी उनको आसानी होगी और उनकी सुविधाएँ मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई वर्षों में भी पूरी हो पाएँगी, लेकिन धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। ये अगर सही दिशा में, सही तरीके से, सही सोच के साथ काम किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये मोटे अनाज का काम जो है, उनको एक बहुत आगे तक ले जा सकता है। जी। आपने आपने अपनी भूमिका में ही लिखा है अकु जी कि इनमें से कई विषयों पर एक-एक पूरी-पूरी किताब लिखी जा सकती है अलग से। लेकिन जब आप कह रहे हैं उत्तर उदारीकरण के आंदोलन और जिन आंदोलनों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, इनका आपको उदारीकरण से कोई सीधा संबंध दिख रहा है? क्योंकि यहाँ किसानों का आंदोलन पहले से आप 70 से 90 के दशक के आंदोलनों का ज़िक्र भी जब आप करते हैं, तो वो किसानों का आंदोलन है। पिछड़ों का आंदोलन आप कह रहे हैं उत्तर उदारीकरण के दौर में एक बड़े आंदोलन के तौर पे उभर के खड़ा हुआ है। शाहीन बाग का आंदोलन, इसको तो सीधे-सीधे आप इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कह सकते हैं। उसका उदारीकरण से क्या रिश्ता है? उदारीकरण के बाद अगर कोई आंदोलन होना था, तो वो तो मजदूर आंदोलन मजबूत होना चाहिए था। वो पूरी तरह फिज़ल आउट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मजदूर आंदोलन अब खड़े हो नहीं सकते हैं। ये इसकी वजह आपने तलाशी? आपने जो आखिरी बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर उदारीकरण के बाद इसलिए महत्वपूर्ण हुआ कि आप हमें ये बताने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि 1990 के बाद जो आंदोलन हुए हैं, वो श्रम और श्रम शक्ति से जुड़े हुए जितने आंदोलन थे, वो सब ठप हो गए। क्यों? क्योंकि उत्तर उदारीकरण जब हुआ, उदारीकरण के दौर के बाद फैक्ट्री नहीं रही, आयात होने लगी चीज़ों को, चीन से सामान आने लगा, अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी चीज़ें यहाँ भेजना शुरू की और हमारी फैक्ट्रियाँ ख़त्म क्यों हुई? क्यों? क्योंकि सब आयात होने लगा। जो मज़दूर काम करता था वहाँ से वो खाली होने लगे, कपड़ा मिल बंद होने लगी। जितना भी मेहनत कश काम था, धीरे-धीरे करके
वो खत्म होगा और आने वाले दिनों में और खत्म आगे इसका ऐसा नहीं खेल नहीं चलना है। एआई का जब काम और बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद तो और चीज़ें थोड़ी खराब होंगी अगर जहाँ मज़दूरी का अगर वो उनका डायरेक्शन नहीं बदला गया। तो वो आंदोलन के साथ तो फिर क्योंकि अब आप उत्तर उदारीकरण के बाद मतलब उदारीकरण के बाद के आंदोलनों को जब आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि श्रम आंदोलन खत्म क्यों हुए? क्यों? क्योंकि फिर एक धीरे-धीरे जब एक वर्ग को पैसा मिलने लगा, जब नया साम्राज्य आया, नई चीज़ें आईं, सॉफ्टवेयर आया, सर्विस सेक्टर बढ़ा, तो एक वर्ग जिसने अपने बच्चे ने मज़दूर का भी बच्चा था, तो उसने अपने बच्चे को पढ़ा करके इंजीनियरिंग में, इधर में, उधर के थोड़ा ऊपर किया। मिडिल क्लास बढ़ाने में इस उदारीकरण का एक योगदान है, लेकिन मज़दूरों को घटाने में, खत्म करने में उसका उससे बड़ा योगदान है। तो वो जो स्थितियाँ बनी हैं, उससे अब स्थितियाँ बिल्कुल अलग किस्म में, अलग धारा में जाती चली जा रही हैं। श्रम आंदोलन आप मुझे बता दीजिए, आज की तारीख में श्रम आंदोलन छोड़ दीजिए। अगर धीरे-धीरे बड़ा बास्केट होती जा रही है मिडिल क्लास की, तो महँगाई के खिलाफ आंदोलन बंद हो गया। पहले क्या होता था ₹60 की गैस सिलेंडर आता था, मुझे लगता है शायद 85, 87, 88 में और ₹5 बढ़ जाते तो जो आग लग जाती थी। 2000 तक 90 के बाद 2000 तक बीजेपी ने तो इस आंदोलन को थोड़ा ज़िंदा रखने की कोशिश की। जैसे ही कुछ होता था तो सुषमा स्वराज गैस सिलेंडर लेकर के दिल्ली में आ जाती थी, हर जगह उसके प्रदर्शन होने लगते थे। आज गैस सिलेंडर हो गया है 1200-1300 रुपए का, कितनी जगह आग लगी है, कितनी जगह क्या हुआ है। तो आंदोलन का रूप ही खत्म हो गया, आंदोलन की हिम्मत ही खत्म हो गई, आंदोलन के लिए लोग ही आना बंद हो गए। और उसका जो सबसे दुखद कारण रहा है, वो अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो वो है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग का विस्तार हुआ और उस विस्तार ने मध्य वर्ग को अपने अलावा अपने लिए एक सीढ़ी चढ़े, हम आप जितने लोग हैं वो एक सीढ़ी, अपनी सीढ़ी तो देखना चाहते हैं, अपनी गाड़ी का के पहिए में कितने चक्के लगे हैं वो देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इवन अपने घर में काम करने वाले ड्राइवर या मेड पर कितना ध्यान दे पाते हैं? क्या देते हैं? सच बताइएगा और आस-पास देखिएगा तो और बताइएगा। तो वो बहुत मुश्किल काम हो गया। तो अब वो एक गैप जो बढ़ रहा है, जो मध्य वर्ग का पूरा एक कुनबा जमा हो गया, बड़ा कुनबा, आधे से बड़ा देश की आबादी में, वो आंदोलनों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। पहले 90 के 85 तक के आसपास हमने कई आंदोलन ऐसे हिस्सा में लिया है, चाहे वो स्टूडेंट्स के रहे हों, चाहे वो महँगाई के लिए है रहे हों, ना भी हिस्सा लिया हो, जानते थे, देखते तो थे, आज देखते ही नहीं आते, बगल से गुज़र जाए कोई आंदोलन, हमें मतलब ही नहीं है। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक हुई है। हम सरोकार हमारे कम हो गए, खतरनाक इसलिए नहीं, हमारे सरोकार कम हो गए। अब वो सरोकार खुदा ना खास्ता करे व्यक्तिगत रूप से तो रहे हैं, समाज के एक वर्ग तक रहे हैं, लेकिन अगर समाज पे बड़ा खतरा जब आएगा, तो क्या वो हैं या नहीं है? इसमें एक बात की खुशी भी है मुझे कहते हुए, वो जब कोरोना आया, तो वो हमें लगा कि हाँ, हमारे सरोकार ज़िंदा हैं अभी। देश पे जब खतरे की बात 2000 में हुई तो लगा कि सरोकार वो जिंदा है, लेकिन हम इंडिविजुअली जब एक छोटे वर्ग को देखते जिनको जरूरत है बहुत सारी, उनके लिए हमारे सरोकार धीरे धीरे कम होते गए। तो इस उदारीकरण के बाद सामाजिक बंटवारा बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और नीचे वाला वर्ग भी जो है, अब ऐसा तो नहीं उसकी इच्छाएं नहीं है, उसके पास उतने साधन नहीं हो पा रहे हैं, बात दूसरी है। कोशिश कर रहा है तो आगे भी जा रहा है, वो भी लोअर मिडिल क्लास में आने की कोशिश में है और वो धीरे-धीरे वो आंदोलन की भावना ही खत्म होती जा रही है। उसको लग रहा है कि ज़रूरत उससे ज़्यादा ये है, आंदोलन करने से ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हमें कुछ मिल जाए और जब वो पाने की उसकी इच्छा हो रही है, तो वो आंदोलन के रास्ते खत्म कर रहा है अपने लिए और हम लोग तो खत्म ही कर चुके हैं। मेरा एक सवाल ये है, जो आपने बात कही उससे कि ये देखा कि हाँ, सामाजिक जो विभाजन हुआ है वो बड़ा है, बाकी चीजें आपने बात करी, आंदोलन कम हुए हैं। उदारीकरण की बात, उदारीकरण, अभी हम एक डायलॉग सुनते हैं, डायलॉग क्या सेंटेंस है कि गरीब गरीब और होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, बाकी 50 के पास 3% कुछ है।
क्या इसमें उदारीकरण की बहुत ज्यादा भूमिका है कि इतना ज्यादा असमानता होती चली गई ये, और अभी भी अगर और ज्यादा होगा तो और बढ़ेगी, उसमें इसकी कितनी भूमिका है? हाँ, है, एक पार्शियली मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जो उदारीकरण के बाद जो सत्ता मज़दूरों को हक देती है, जो सत्ता उम, बहुत सारा काम करती है, वो केंद्रित होती चली जा रही है। तो वो केंद्रित होने के कारण ये 1% और 2% का खेल है। लेकिन उससे बड़ा मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो सत्ता उस 1 या 2% को सपोर्ट करती है, मिडल क्लास, वो बहुत बड़ा है। तो सत्ता को सपोर्ट करने वाला और वो 1% वाला, मेरे हम जितने भी साथी हैं, मैं एक आध को जानता हूँ, लेकिन हम सब ने पहले जो लोअर मिडिल क्लास से आए थे, वो अब अपर मिडिल क्लास में हैं या छटपटा रहे हैं या अपर मिडिल क्लास से निकलने के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो 1% में आने की कोशिश करेंगे। सब चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वो जो छटपटाहट है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ पाया नहीं है। हमने अपनी मेहनत से पाया और हम जितने लोग हैं हमारे परिवारों में जो जो लोअर मिडिल क्लास के थे, वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में तो आए ही हैं ना। उनको कुछ समाज से मिला ही है, इसमें कहीं कोई इनकार कर सकता है क्या? उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी क्षमता, और अब ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो लोअर, पहले आप बताओ ना मुझे, ये बड़ा रोचक है इसको समझना, सामाजिक समीकरणों को और सामाजिक हालात को। बिहार में मैं रहा हूँ, आप सबको पता है। आज से 20 साल, 15 साल पहले, 20 साल पहले कितने बच्चे बहुत गरीब, जो बिल्कुल निम्न उसके हैं, कितने बच्चे आईआईटी, आईआईएम में आ जाते थे। आज उनके लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आनंद कुमार हो या बाकी और लोग हों, अपने तरीके से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और वो आगे भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी छटपटाहट, 1-2 की छटपटाहट को आप कम करते हैं तो आप उसके साथ के 100 से ज़्यादा लोगों को, आप जो आंदोलन की स्थिति में या कुछ लड़ने, गुजरने की स्थिति में आना चाहते हैं, उनको दबा देते हैं आप। अपरोक्ष रूप से आप उनको दबा देते हैं। उनके मन में इच्छाएँ कर देते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। मैं भी ये हो सकता हूँ, मैं भी आईआईटी में जा सकता हूँ। तो वो एक अनचाहा जो क्रम है ना, वो आंदोलनों को खत्म कर रहा है। और ये ठीक है कि 1% या 2%, तो कहने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1% 2% को सपोर्ट करने वाले जो मिडल क्लास है, वो बहुत बड़ा है। आशुतोष सर, आप म्यूट हैं। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हमें पिछले दिनों हमने एक अजीबोगरीब ट्रेंड इस देश के अंदर देखा है, जहां पे कि अगर आप ध्यान दें तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की वजह से ही इमरजेंसी के खिलाफ माहौल बना और इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा। या अगर आप 1989 में भी देखें तो बफोर्स के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और जिसने राजीव गांधी जैसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। उसी तरीके 2011 में अन्ना के खिलाफ, अन्ना ने एक आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में चली गई। लेकिन अब जो है, अब जैसे ही ऐसा कोई आंदोलन खड़ा होता है तो मीडिया की भी एक भूमिका हो जाती है और उसकी पूरी कोशिश होती है कि ऐसे आंदोलनों को वो देशद्रोही आंदोलन साबित कर दे, पाकिस्तान परस्त आंदोलन साबित कर दे, उनको जो है वो पीएफआई के साथ जोड़ दे, उनको वो पंजाब के आतंकवादियों के साथ जोड़ दे। ये जो ट्रेंड है, पहले सरकारों के स्तर पर तो ये सारी चीजें होती थी। सरकारें हर आंदोलन को जो है वो गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करती, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश होती है आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन जो मीडिया की जो भूमिका हो गई है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई और इसलिए आंदोलनों को अब एक ऐसा लगता है जैसे वो आंदोलन अपने आप में लोकतंत्र विरोधी हो गए। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र विरोधी हो गए हैं, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मीडिया क्यों इस ट्रैप में फंसा है या आ गया है या आना, उसकी अब मैं तो मजबूरी भी कह सकता हूँ उसको, क्योंकि मैं एक हिस्से को, आप भी समझते हैं, चलाते हैं, मैं भी देखता हूँ, समझता हूँ। मीडिया वो वाला मीडिया नहीं रहा जो जो 80 के पहले तक था मीडिया। 80 के पहले या 85 तक में हम सब याद करने की कोशिश करें तो खबरें क्या और कैसी होती थी, तो वो सिर्फ भाषणों वाली होती थी। उसका काम ही बहुत ज़्यादा नहीं होता था, वो इन्वॉल्व कभी नहीं होता था। जयप्रकाश नारायण की जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो जयप्रकाश नारायण, मीडिया ने जयप्रकाश नारायण पे कोई एहसान नहीं किया था। जयप्रकाश नारायण और उनके लोगों ने देश की भावनाओं को जागृत किया था।
ये काम कितने लोग कर पाए हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज कर पाई हैं? किसान आंदोलन को किसानों ने जागृत किया ना, जितने दिन भी जिंदा रखा, अपनी जरूरतों को बताया, देखा और जागृत किया। लेकिन आज एक बात बता दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि महंगाई के खिलाफ या श्रमिक विरोधी चीजों के खिलाफ कितने आंदोलन कर पाते हैं? तो जिसका जो काम है वो उसको करना होगा। मीडिया उसको थोड़ा आगे बढ़ा सकता है। मीडिया, अब आप कहें कि मीडिया देशद्रोही करने लगा है, तो मीडिया की अब ताकत धीरे धीरे कई हिस्से पर छीण भी हो रही है। जब से सोशल मीडिया आया है तो वो वास्तविकता भी दिखा रहा है। आपने जाकर के, जब किसान आंदोलन थे तो आप खुद और बहुत सारे आपके साथी गए और अपने तरीके से चीजों को दिखाया, तो टीवी ने नहीं दिखाया तो क्या फर्क पड़ा? टीवी की विश्वसनीयता उस पर कम हुई ना। पी साईनाथ ने 20 साल के अपने अध्ययन के आधार पर कहा कि ये सब वो अपने ट्रैप में फंसा हुआ है। मीडिया अपने आप को बचाने के लिए कभी वो सरकार का सपोर्ट करता है, कभी वो तथाकथित उस पर ब्लैकमेल करने पे आरोप लगते हैं, कभी सरकारें उस पर दबाव डालती हैं। आज सरकारों का आलम यह है कि आपको तो केंद्र में बैठ करके लगता है कि केंद्र की सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन जरा रीजनल स्तर पर सरकारों को देख लीजिए, उससे बदतर स्थिति है, जहां पर हर आदमी उसी तरीके से, क्यों अखबारों की अगर आपको बात करें या इलेक्ट्रॉनिक चैनल की बात करें, तो वो सब आधे घंटे का सरकार समर्थक प्रोग्राम चलाते हैं। क्यों? पैसा चाहिए। अखबार का अब इतना बड़ा मीडिया का वो तंत्र है कि उसको संभाले रखने के लिए, घाटे से बचाए रखने के लिए वो लोग करने लग गए। तो मीडिया बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं रह गया, लेकिन सोशल मीडिया जिसने उसको ताकत को हटा करके काम किया है, वो भी विश्वसनीय बना रहे, इसके लिए उसे बड़ा काम करना पड़ेगा और बहुत खतरे वाला काम है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या हुआ है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ मैं हूं, ऊपर मैं हूं, नीचे आलोक जोशी बैठे हुए, तो वो काम बहुत खतरनाक है। विश्वसनीयता के लिए भी उसको अब आम आदमी को क्रॉस चेक करना पड़ रहा है कि सच्चाई क्या है, बात क्या है। वो अब आम आदमी धीरे धीरे गाली बकने लगा है अगर आप किसी चीज को जबरदस्ती आप गलत साबित करने की कोशिश करते हो, या देश विरोधी साबित करने की कोशिश करते हो, या देश के समर्थन में बताया जाने लगता है। तो वो जो बीन बजाने वाला काम है, चाहे वो विपक्ष के लिए हो, अब ये बताइए कि हम सरकार के लिए ही क्यों बीन बजाएं और विपक्ष के लिए भी हम क्यों बीन बजाएं? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। बट आकुल तो जी, एक सवाल आपकी इस किताब से संबंधित है। होगा, जो सरकार का काम है वो सरकार के लिए, सरकार के विरोध में किया जाता है, लेकिन सोसाइटी जब करेगी काम, जो सोसाइटी के समर्थन में होगा, तो वो उसको अखबारों को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी समर्थन में आना पड़ेगा। देर सवेर थोड़ा सा हो सकता है डाइवर्ट हो, लेकिन आना पड़ेगा उनको। आकुल जी, एक सवाल और है। जब मैं आपकी किताब को पढ़ रहा था जिसमें बड़ी दिलचस्प बात भी दिखाई पड़ी, वो ये कि एक जगह तो आप घनश्याम शाह का इंटरव्यू करते हैं, और घनश्याम शाह जो है वो किसानों के आंदोलन का जो लाल किला का प्रकरण है उसको वो कहते हैं कि आंदोलन को भटकाने के लिए सरकारी शक्तियों की ओर से प्लांट किया गया। एक तरफ तो ये एक पर्सपेक्टिव इसका आता है। दूसरी तरफ आपने अरुण भोले का भी इंटरव्यू किया है और उनके हवाले से आपने कहा कि दरअसल देश को अराजकता की ओर ले जाने का षड्यंत्र हो रहा है। अब ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसमें ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव रखने के पीछे आपका कारण क्या था इस किताब के अंतर्गत? क्योंकि मैं जितना पढ़ता गया मुझे लगा कि इसमें आप शायद नहीं है, मैं नहीं हूं। आपने घनश्याम शाह को रख दिया जो कह रहे थे कि भाई ये सरकार ने कराया, जो आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता था कि ये सरकार की तरफ से प्लांट है ताकि आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन लोग कर रहे हैं और कोई एक षड्यंत्र है, एक साजिश की तरह से हो रहा है ये सब। इसका काउंटर सवाल ये है, मैं आपसे करूं, तो क्या ये दोनों धाराएं नहीं चल रही थी? क्या ये दोनों धाराएं बिल्कुल चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी, लेकिन तो रिप्रेजेंटेटिव लेकिन एक लेखक के तौर पर हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं किताब पढ़ते समय कि आप एक स्टैंड इस पे लेते और आप बताते दर्शकों को कि दरअसल ना ये सही है ना ये सही है, सही ये है। अगर नहीं, मैंने देखिए एक बात बताया, लाल किले में जो हुआ वो गलत हुआ, ये मैं मानता हूं। किसानों के साथ जो आंदोलन, किसान आए, आगे आए, बात समझना चाहते थे, नहीं समझना चाहते थे, एक सवाल है। आड़ती उसमें कितना इन्वॉल्व है, ये दूसरा सवाल है।
जिस तरीके से आगे बढ़ाया अपनी शक्ति की व्यक्ति से, मैंने सब पिक्चर आपके सामने रख दी उसको। और मेरा ये मानना था मुझसे ज़्यादा फैसला करने वाला पाठक है। क्यों? क्योंकि उसके सामने सब चीज़ें साफ होनी चाहिए। घनश्याम शाह या अरुण भोले साहब ये कोई मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जिनको हम कहीं से डिस्क्रेडिट कर सकें। ये लोगों ने दुनिया देखी है। इन्होंने आंदोलनों की एक-एक अरुण भोले साहब ने तो जयप्रकाश नारायण के साथ में काम किया और बहुत देर तक काम किया। उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उसी तरीके से घनश्याम शाह साहब ने तो जो किया है उसके बारे में आंदोलनों को लेके बहुत कम, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत इतना ज़्यादा काम किया। तो उन दोनों विचारधाराओं के बीच में आंदोलन, देखिए मेरा मानना सिर्फ इतना है, आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का अगर वो खिलाफ हो रही है, जो मेरी अपनी राय है, वो ये है कि आंदोलन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गलत हो रहा है तो उसका प्रतिकार होना बहुत ज़रूरी है। और उस पर कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आंदोलन से आपको कुछ मिले ही, हासिल ही सब कुछ हो। वो संगठन बहुत ज़रूरी है। सत्ता को ये लगातार डर रहना चाहिए कि अगर वो गलत करेगी, गलत दिशा में जाएगी तो उसका प्रतिकार सामने आएगा। ये हमेशा सत्ता को डर रहना चाहिए। और आंदोलन हो रहे हैं, ये बहुत मतलब होते रहने चाहिए, जो इतना ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आंदोलन इसलिए होना ज़रूरी है कि वो अपनी ज़रूरतों को, सामाजिक ज़रूरतों को लोग रेखांकित कर सकें, सामाजिक ज़रूरतों को लोग बता सकें, अपने आसपास की स्थितियों को लोग समझा सकें। अकु जी, ये किताब आपने किसके लिए लिखी है? कौन लोग इसको पढ़ें? मतलब एक ख्याल आ रहा है इसको देख के कि क्या ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए है कि जिनको पिछले दिनों के आंदोलनों का इतिहास कहीं एक जगह पढ़ना हो तो वो सारा बैठें, इसको खंगाल लें और पढ़ के अपनी तैयारी पूरी कर लें? या आप आंदोलनों के लिए प्रेरित करना चाहते हैं लोगों को कि भाई जरा आसपास की समस्याएं देखो, खंगालो और उसके बाद आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ? मैं आपका आभारी हूँ कि, और अगर आपका तो इतना जलवा है और आपका इतना पहचान है कि आप इसे कई जगह कुछ नहीं हो तो कॉलेजेस में नहीं तो, लेकिन आप कुछ कोचिंग कॉलेजेस में ही लगवा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ तो लोगों में बात जाएगी। एक नहीं, अगर ये बात चलेगी तो आप ही लग दूसरी जाएंगे। बात ये कि मैं चाहूँगा कि लोग जो मैंने अभी भी सेंटेंस कहा है कि लोग आंदोलन जहाँ उनके खिलाफ उनके खिलाफ, देखिए आंदोलन होता क्या है? एक इंडिविजुअल से शुरू होता है, एक परिवार पे आता है, एक समाज पे आता है, मोहल्ले पे आता है और फिर समाज पे आता है और फिर वो आगे बढ़ता जाता है। वो प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। मेरा सिर्फ इस पुस्तक के माध्यम से मैंने क्यों आखिर छात्र आंदोलनों का इतिहास लिख दिया है? मैंने क्यों हर दशक में जितने आंदोलन हुए उनके बारे में क्यों लिखना चाहा है? मैंने क्यों ये बताने की कोशिश की है कि नर्मदा का आंदोलन, आप उसे कह सकते हैं कि विफल रहा है, लेकिन एक एक किसानों ने, जिनकी ज़मीनें गई, उन लोगों ने वो उस पे संघर्ष किया। आप जो सबसे रोचक बात जिस पे अभी तक आप नहीं आए हैं, वो मैं कहना चाहूँगा। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ। आप भी मिले होंगे, आशुतोष जी तो मिले हैं, ये मुझे अंदाज़ा है। मैं दरअसल अकु जी वो बात फिर दोबारा पूछूंगा क्योंकि आप उस पे आए उससे पहले कि शाहीन बाग का आंदोलन का जिक्र आप कर रहे हैं। शाहीन बाग के नहीं, आप आंदोलन को पहली बात उत्तर उदारीकरण के आंदोलन से कैसे जोड़ सकते हैं आप? इसका उदारीकरण से क्या रिश्ता है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उदारीकरण के दौर के बाद जो आंदोलन हुए, हालात जो बने हैं ना, पहले तो आंदोलन ही बंद हो गए, तो जो हुए, अब आप कह सकते हैं कि साहब किसान आंदोलन, फिर वो वही बात आएगी, मैं फिर बताना शुरू करूँगा, समाज, अपना हक, आंदोलन होता क्या है? उत्तर उदारीकरण का मतलब सिर्फ 90 के बाद के आंदोलन। उसमें समय काल है। आप समय काल है, वो लेबर से आप मत जोड़िए, श्रम से मत जोड़िए सिर्फ, उसके बाद के आंदोलन है, ये इस पर है। हाँ, मेरे ख्याल से अपनी बात, आप शाहीन बाग पे कुछ कहना चाह रहे थे? शाहीन बाग पे देखिए साहब, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना संगठित तरीके से हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब लोग सब जानते हैं। और मतलब लेकिन उसका जो सबसे बड़ा असर मैंने देखा, आप लोगों ने कितना ध्यान दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता हूँ, बिल्किस बानो ने उस पे किया, वो आंदोलन पूरा महिलाओं ने चलाया।
हमारी आंखों ने देखा कि वो महिलाएं उसे चला रही थी। उसके बाद जब आंदोलन हो गया, बाकी चीजें हो गई, तो इस समाज के बारे में जो खास तौर से निचले तबके में महिलाओं को, या इस समाज में क्या, हिंदू मुसलमान सब में ये हाल है, महिलाओं को जिस तरीके से रखा जाता, लेकिन इस आंदोलन के बाद, इतने लंबे आंदोलन के बाद में उनको बहुत बड़ी आवाज मिली और उनको हिम्मत बहुत बड़ी मिली। और वो हिम्मत ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उन दिनों तक ही रही, आज वो कंटिन्यू कर रही है। आप उसी शाहीन बाग में जाकर के देख लीजिए, वहाँ लोगों से बात करिए, महिलाओं के काम करने की संख्या बढ़ गई है। महिलाओं के पढ़ाई का उस स्तर पर, जहाँ शाहीन बाग ऐसी जगह में उनकी अब आप देखिए, अगर आप आज से 5 साल बाद आप अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो बच्चियाँ जो 10वीं नहीं पढ़ पाती थीं और उनका निकाह हो जाता था, आज वो बढ़ गई है स्थितियाँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो डॉक्यूमेंट मैंने किया था, कुछ लोगों से जाकर के मिला भी हूँ, तो वो अपने जो उनके मर्द होते हैं, उनके मियाँ होते हैं, उनसे तकरार करती हैं, बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए बहस करती हैं, घर में क्या होना चाहिए उस पर उनका हक चलता है। पहले उतना हक नहीं, क्वांटम जो है वो बढ़ गया है, तो उनमें जो उत्थान उनका हुआ है वो अद्भुत हुआ है। ये अभी उसे बहुत ज़्यादा समाज का बड़ा वर्ग उस पर अध्ययन नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसको आगे आने वाले दिनों में आँका जाएगा, और जब भी आँका जाएगा तो उन बिल्किस बानो और बाकी लोगों को प्रणाम किया जाएगा। आकू जी, आपकी इस किताब में आपने शुरू में इस बात का जिक्र किया कि जो दलित आंदोलन था उसको भी आपने काफी प्रमुखता दी अपनी किताब के अंतर्गत। इसमें एक चीज जो मुझे लगता है कि आपने चूंकि काफी अध्ययन किया है इसके बारे में, ये जो चंद्रभान प्रकाश ये कहते हैं कि भाई जो बिलियनियर बनते हैं, ये मिलियनियर दलित बनते हैं, तो वो अपने आप पे क्रांति है। इसको आप कैसे कैसे एनालाइज करेंगे? और इसी के साथ साथ एक चीज और इस किताब में है, आपने अरुण भोले जी को कोट किया है, जहां वो कहते थे कि भाई जो दलितों के बारे में अंबेडकर देश के लिए सोचते थे, उनको दलितों का नेता बना दिया गया, और जो जाति को लेकर सोचते थे वो देश दुनिया का नेता बना दिया गया। तो विश्वगुरु तक बोलते हैं हमारे सोचने की प्रक्रिया पर एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए कि यह गलत है और यह सही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दलितों का भी आंदोलन एक अलग किस्म से चला। दलितों का जो आंदोलन चला वो उनके सामाजिक हक को लेकर के जो अंबेडकर ने शुरू किया था, उससे आगे मतलब बढ़ने के लिए वो सिर्फ सीमित हो गया। हक तो धीरे धीरे खैर समाज में जो उत्तरोत्तर प्रगति हुई वो उस हिसाब से मिलते गए, उसमें आंदोलनों का बहुत योगदान नहीं था, लेकिन आंदोलन की वजह से उनको जो नौकरियों में आरक्षण मिला, और वो उनमें दलितों में वो जो व्हाइट कॉलर की भावना ज़्यादा जागृत हुई, वो एक खतरनाक स्थिति भी लगभग एक हद तक मानी गई है। वो अपने से नीचे या अपने ही वर्ग में, और जो दूसरा है जिसको आप कई गांव, जैसे राजस्थान में कहा जाता है कि मीणा गांव जो है वो पूरा भरा हुआ है आईएएस आईपीएस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, तो वो कहाँ के दलित रह गए। लेकिन दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के या और अन्य जिलों के दलितों को देखिए, तो वो अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो वैसे ही स्थिति में है लगभग बहुत सारा। मायावती ने काम उनको एक बड़े लेवल पे करके देने की कोशिश की, आर्थिक रूप से मजबूत किया, तो समृद्ध होते गए, लेकिन बहुत सारे लोग छूट गए, अभी भी उस हालत में हैं। तो उनका आंदोलन एक अलग किस्म का आंदोलन हो गया, और इसीलिए यहाँ पर चंद्रभान इम्पोर्टेंट है। और चंद्रभान कहते हैं नहीं, वो टाई पहन के हमेशा आपको मिलेंगे। चंद्रभान कभी भी ऐसे नहीं होगा। जब भी मैंने उनसे बातचीत की और जब उनकी बातचीत रिकॉर्ड की, तो भी वो उस पर है कि हमें मतलब अगर इसको कहा जाए कि दलितों में भी एक ब्राह्मण वर्ग बड़ा तैयार कर दिया, तो वो ब्राह्मण वर्ग बड़ा बनाने के लिए उस पर जोर चंद्रभान देते हैं। वो इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि आर्थिक रूप से आप सक्षम होंगे तो ही उसको हक मिलेंगे, क्योंकि फिर
अगर उदारवाद नहीं होता, मशीन जैसे जब तक थी या रह रही थी तो सबको धीरे-धीरे कुछ मिल रहा था। उदारवाद के बाद मशीनें जब कम हुई, खेतों में काम जो है बड़े-बड़े मशीनों से होने लगे, आदमियों से कम हुए, तो उसका वो तो समर्थन करते कि अच्छा हुआ वो चली गई। चंद्रभान की बात कर रहा हूँ कि वो उसको कहते कि नहीं, नहीं बड़ा अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आप मज़दूर बने रहते। अब वो चाहते नहीं, वो आप इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में आएँ, आप आगे और बढ़ें, अपना काम सँभालें। उन्होंने खुद कुछ काम करने की बड़े स्तर पर कोशिश की, कितना है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वो बताते हैं कि इस आदमी के पास बीएमडब्ल्यू की एजेंसी है, इस आदमी के पास महाराष्ट्र में कामले जो इनके अध्यक्ष हैं, उनके पास में ये है, इतने बड़े आदमी हैं कि 200 करोड़ के आदमी हैं, 5000 करोड़ के आदमी हैं। वो उन लोगों के यहाँ जाते हैं, उनका रिकॉर्ड करते हैं, उनको उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने अलग तरीके का उनका काम है और वो एक अलग आंदोलन है एक तरीके से दलितों के लिए कि उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे जाएँ। आलोक जी? नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं दलितों के आगे बढ़ने का, इसके साथ आप एक चीज़ और इन आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दो भूमिकाएँ, एक सरकार की भूमिका और एक मीडिया की भूमिका। सरकारें तो कभी भी नहीं चाहती हैं कि बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हो जाएँ, ज़ाहिर है कि वो कोशिश करती रहीं कि किसी क्या तरह बात है। इनको खत्म किया जाए। लेकिन हमेशा देखिए पहले के खत्म करने के तरीकों में और आज के खत्म करने के तरीकों में, ख़ास तौर पे पिछले 9 सालों के तरीकों में, अगर आपको जो फ़र्क दिखता है उसको आप अंडरलाइन करते हैं कि अब पहले आंदोलन शुरू होने के साथ ही उसको बदनाम करने की कोशिश, जिसमें मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उसको दबाने की, कुचलने की कोशिश। किसान आकर बॉर्डर पे बैठे हैं, इससे पहले सड़कों पे खाइयाँ खुदने लगी, खंबे, दीवारें बनने लगी और उसके बाद अंत में ये नौबत आती है कि बातचीत भी हो रही है, जो मंत्री बातचीत के लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो बातचीत करके खत्म करके लौट आते हैं और आखिर में भी उन किसानों के साथ बैठ के बातचीत करने के बजाय ऐलान हो जाता है कि हाँ, हमने ये मान लिया है, हम ये फैसला वापस ले रहे हैं। ये जो डील करने का तरीका है, पहले आमतौर पे किसी भी आंदोलनकारी ताकत को एक कहते थे सेफ पैसेज दिया जाता था। कई बार जब कोई मांग नहीं मानी जाती थी, तब भी उनको एक सम्मानजनक विथड्रॉल का रास्ता दिया जाता था। आज की तारीख में कोशिश ये होती है कि पहले उनको दबा कर रगड़ दिया जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखिए, पहले अब तो सबसे बड़ी बात जो आपने आपने खुद ही कही है उसको, कि जो हम सबके बातचीत के उससे निकला है कि आंदोलन पहले होते थे, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के होते थे। आप चाहे महँगाई को लेकर के हो, चाहे नाली पानी आने को लेकर के हो, गंदा पानी आने को लेकर के हो, नहरों में सिंचाई को लेकर के हो, स्कूलों में फीस बढ़ने को लेकर के हो, छात्रों के आंदोलन हो। छात्रों के आंदोलन आप बता दीजिए मुझे कब से नहीं देखे हैं आपने? हुँ। छात्रों के मुझे तो आंदोलन याद तो सबसे बड़ी अब तो याद भूमिका होती थी। जयप्रकाश का आंदोलन तो हालाँकि आप उस जयप्रकाश तरह से देखना चाहें आपको जी, तो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ समय पहले हमने देखा था और अभी 2 दिन पहले देहरादून में छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, वो ज़ाहिर है आंदोलन के बाद ही हुआ है। नहीं। लेकिन क्या पहले के आंदोलनों में कभी एक बार दबाने के बाद वो दमन प्रक्रिया के बाद, मैं दमन प्रक्रिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुँ, उसके बाद वो खत्म हो जाते थे? नहीं होते थे। हुँ, आज वो नहीं हो पा रहा, उनको सपोर्ट सिस्टम वो नहीं मिल पा रहा, सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारे अपने घरों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। असली चीज़ वो भी है, जो घरों से सपोर्ट मिलता है। वो समाज में घरों से सपोर्ट मिलना गायब हो गया। आपके पिताजी उस समय जब आप जब आंदोलन किया करते थे अखबारों में, तब वो हमें बहुत ज़्यादा बाँधते नहीं थे। लेकिन आज आपके बेटा-बेटी या मेरा बेटा-बेटी आंदोलन में जाएगा, 1 साल बर्बाद करना चाहेगा वो? क्या हुँ, जयप्रकाश नारायण की तरीके से कोई भी आदमी XYZ आज आवाज़ दे, पहली बात तो क्या कोई जयप्रकाश नारायण है? हुँ, कोई आवाज़ दे और उसकी आवाज़ में हम आप अपने बच्चों को भेजेंगे? ये अगर जब आप पूछने की कोशिश करेंगे, तो बहुत कुछ चीज़ें साफ़ हो जाएँगी। हाँ, सरकारें दमन हमेशा करती रहती हैं, इस बार ज़्यादा हो रहा है। कई बार वो आंदोलनों के रूप को उठाना कोई भी नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं चाहती है और जब वो नहीं चाहती है, तो उसके लिए अपने-अपने तरीके इस्तेमाल करती है।
इसमें कौन कहेगा कि अगर आंदोलन जो है वो दबे हुए आंदोलनों को सपोर्ट की कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद नहीं आती है, विपक्ष नहीं आता है अब, तो वो हिम्मत या वो और ये सदाशहता आप माने कि सब अब सरकारें करेंगी, मुझे लगता नहीं कि वो सदाशहता कोई करेगा। गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाठी चलाना गलत है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, पहले ये होता था कि आपने जो कहा सेफ स्पेस देने की कोशिश की जाती थी, चाहे वो रुबैया में भी सेफ स्पेस बहुत सारे उन लोगों को भी दी गई। अब नहीं दी जाएगी, अब तो पैर में गोली मार दी जाएगी। अभी आप देख रहे हैं मतलब सब जगह हाँ, के आंदोलन में लखनऊ में जो हुआ प्रदर्शनकारियों के साथ, उसको देखा, उनके पोस्टर लगा दिए गए, उनकी मतलब उनको इतना पीटा गया है कि कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह से कुचलना चाहता है किसी भी विरोध की आवाज को। अब आंदोलन कोई भी नहीं चाहता है, कहीं पे भी किसी सिस्टम में नहीं चाहता। हमारे आपके सिस्टम में आप देख लीजिए, क्या आप कोई आंदोलन चाहेंगे? क्या हमारे आपका छोटा सा सिस्टम है, उसमें हम कुछ चाहेंगे? तो वो अगर पहले लेवल पे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा है। कोई सवाल अंकुर? आप म्यूट। लक्ष्मी अय्यर जी लक्ष्मी अय्यर जी का सवाल है, आंदोलन जो है वो पॉजिटिव और गुड फॉर इंडिया माना जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा इतिहास में। अन्ना आंदोलन या किसान आंदोलन? अन्ना आंदोलन के बारे में तो आशुतोष जी बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से कि कौन सा कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, शुरुआत आशुतोष जी करते तो अंत भी मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। अन्ना आंदोलन के अधिकृत जीवनी लेखक आशुतोष ही हैं। हाँ, वो बात दूसरी, इनके नाम पे थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं, लेकिन ये तो अन्ना आंदोलन का तो अन्ना आंदोलन या किसान आंदोलन दोनों ही मैं मानता हूं देश के लिए पॉजिटिव थे। मेरा मानना ये है, क्यों? क्योंकि उससे उनमें एक एकता की भाव आया है, देश के लिए समझने की बात आई है, ईमानदारी की बात तो कम से कम अन्ना आंदोलन, उसका हश्र क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये बेकार, मतलब मुझे नहीं लगता, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, आंदोलन होना ही बहुत जरूरी है। और ये दोनों ही आंदोलन मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी राय देना चाहूंगा, ये भारत के लिए पॉजिटिव रहे, क्योंकि किसानों को आंदोलन हुआ तो आगे अब कुछ भी किसानों के लिए किया जाएगा तो सोचा समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई सरकार भी फैसला, कोई सरकार, मैं कह रहा हूँ जिला स्तर से लेके केंद्र सरकार तक भी कोई फैसला करेगी तो चाहे अब उनको लुभाने के तरीके देख लीजिए कैसे होने लगे हैं। बिजली फ्री कर दीजिए, तो वो जो आज से 40 साल पहले होता था, वर्ल्ड बैंक कहेगा तो जब कहेगा, सत्ता पाने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो बिजली फ्री हो रही है, सबके लिए हो रही है, किसान अब अभी किसानों के कर्ज माफी की बात होती है, तो सब कुछ होता है। मुझे लगता है किसानों को और मिलना चाहिए, बिना आंदोलन किए मिलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। किसानों को तो बहुत सारा मिलना चाहिए, और मिले, और बिना आंदोलन किए मिले, सरकारें दें, अच्छी बात है। बट आपको जी एक सॉरी अंकुर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप पूछ लीजिए, उसके बाद। हाँ, नहीं अंकुर आप पूछो। मेरा सवाल ये था कि भारत के आंदोलन की तो बात हो गई, हालांकि मैंने किताब पढ़ी नहीं है, आशुतोष सर ने कुछ मुझे पेजेस दिए थे, उससे पढ़ के मैंने अंदाजा लगाया। तो इसमें ब्लैक लाइव्स मैटर और हांगकांग के उसके प्रदर्शन की भी बात है। भारत के आंदोलन पे तो नजरिया पता है, उस पर आपने किस तरीके का उसको कैसे देखा है, मैं चाहता हूँ कि वो भी बताएं, जिससे थोड़ा विस्तृत। ये ऐसा है, जहां तक ब्लैक लाइफ मैटर्स के मामला है, और वो एक शुरुआत करी गई है वहां से, और फिर हम वहां अंत तक लेके आए हैं। तो फिर आप किसिंजर की भी बात आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। दुनिया में जो आंदोलन हुए हैं, जिस तरीके से हुए हैं, और उनका जो मैं हश्र क्या हुआ ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन किस किस चीजों से शुरू होकर के किस हद तक पहुंचे, ये ज्यादा आंदोलन ये ज्यादा महत्व रखता है। आपको जी एक सवाल यहाँ पे ये है, क्या जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जो उदारवाद की जो बयार बही इस देश के अंदर, क्या उसने आंदोलनों की भूमिका को सीमित कर दिया या खत्म कर दिया? क्योंकि उसके पहले समाजवादी आंदोलन बहुत होते थे, ट्रेड यूनियंस बहुत पावरफुल हुआ करती थी,
और एक जमाना तो ऐसा भी था कि जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरी हिंदुस्तान के अंदर रेलें ठप कर दी थी। उतनी बड़ी रेलवे स्ट्राइक कभी हुई नहीं हिंदुस्तान के अंदर, और दत्ता कम्युनिस्ट सामंत मूवमेंट देख बहुत लीजिए, स्ट्रांग हुआ करता था जी। अगर आप इसको एक मीटर पे देखेंगे, 100 वाले अंक पे देखेंगे, तो 90 पर तक तो ये मानता हूं कि आंदोलन खत्म हो चुके हैं। अब वो हालात ही नहीं होने दिए जाते हैं, या व्यक्तिगत हालात होते हैं तो घर के हालात नहीं होने दिए जाते हैं, घर के हालात नहीं होंगे तो समाज के हालात कैसे होंगे। और राजनीतिक दल जो हैं वो सिर्फ अपना हक देखते हैं, चाहे वो कोई दल हो, उनको अपनी सत्ता कैसे मिलेगी ये देख रहे हैं। वो किसी वर्ग के लिए, वर्ग विशेष के लिए लड़ करके कुश्ती लड़ ले, नहीं होता है, वो नहीं कर रहे हैं। तो जब उनकी भावनाएं नहीं है तो आंदोलन होंगे कैसे? राजनीतिक दलों का सपोर्ट पहले तो इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट हो जाता था। कपड़ा मिलों के आंदोलन किसने कराए थे, कैसे हुए थे? आज वो कोई करना चाहेगा, जब तक किसी सरकार को हिलाने का क्रम नहीं होगा और हिलने के आसार होंगे, सरकार मजबूत होगी तो वो हिलाने के आसार ही नहीं होंगे। लेकिन कमजोर, जहां फ्रैक्चर्ड उसकी होगी, मेजोरिटी की सरकार होगी, फ्रैक्चर्ड सरकार होगी, तो वहां उसको हिलाने के लिए आंदोलनों का सहारा लिया जाएगा। और वो आंदोलन वहीं हो पाएंगे, उन्हीं राज्यों में हो पाएंगे जहां फ्रैक्चर्ड, मतलब मिली-जुली सरकारें होंगी, या वहां वो तभी हो सकती हैं वहां पर जब कोई बड़ा मुद्दा आए और विपक्ष बहुत मजबूत हो, तब हो सकता है। अदरवाइज आंदोलनों की फिलहाल की स्थितियां मुझे नहीं लगती हैं। तो फिर मुझे एक सवाल मन में उठता है कि ये जो हर राजनीतिक दल के पास अभी भी उनके जो किसानों के संगठन है, जैसे सबसे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो किसान संगठन है भारतीय किसान सभा, किसान संघ, वो बीजेपी आरएसएस का है। तो फिर उस संगठन का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसान आंदोलन देखें, उसमें बीजेपी के किसान संगठन की कोई भूमिका नहीं थी। अच्छा, एक बात बताइए, किसानों के तो बारे में हमने बहुत सारी बात करी, अदर देन किसान कहाँ गए? श्रमिक कहीं वर्ग अब आपको दिखता है क्या? कहीं छात्र वर्ग आपको दिखता है? कांग्रेस के छात्र वर्ग का अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन का अध्यक्ष कौन है? किसी को नहीं पता है। तो जहां से आंदोलन ओरिजिनेट होते हैं, किसानों का तो इसलिए मजबूरी है क्योंकि किसानों में अभी भी एक असंतोष का भाव है, जो कभी भी, क्योंकि अभी हाल का आंदोलन है और कभी भी फूट फट सकता है, इसलिए उनके संगठन अभी जिंदा है नाम के लिए। क्यों? अच्छा, अब और वजह भी एक है, किसानों का संगठन जाति के संगठन से भी जुड़ा हुआ है। छात्र का संगठन जाति से नहीं जुड़ा हुआ है। किसान जो हैं वो जातियों से भी जुड़े हुए हैं। गुर्जर के किसान हैं, जाट के किसान हैं, एस के किसान हैं, वाई के किसान हैं। तो जहां उनकी जातियां मजबूत हैं, वहां उनके लिए वो किसान के नाम पर, क्योंकि अगर जहां जाति के नाम पे नहीं कर सकते, वहां किसान के नाम पे करेंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड समीकरण है वो सब। हेलो जी, म्यूट आलोक सर, म्यूट है। आलोक सर आप म्यूट है, आप आवाज। हाँ, माफ कीजिएगा। छात्रों के बारे में आप कह रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन कहाँ हैं, तो पिछले दिन देखिए रोहित वेमुला के कांड के बाद भारत भर में जिस तरह से छात्रों का गुस्सा उगला, वो छात्रों का आंदोलन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह का विवाद हुआ, हालांकि वहां दो तरह के छात्र हैं, अब दोनों आप कह सकते हैं दोनों अपने अपने आंदोलन कर रहे हैं, वामपंथी अलग, दक्षिणपंथी अलग, और एक दूसरे पर ही आंदोलन करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंदोलन तो खड़े हो रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हुआ, जिस तरह से पुलिस ने वहां घुस के लाठियां चलाई, उसके बाद मैं फिर वहीं आ रहा हूं। ये प्रशासन जिस अंदाज में निपट रहा है आंदोलनों से, इसमें आंदोलन करना कैसे संभव है? कितना जिगरा चाहिए? जिस दौर की बात आप कर रहे हैं कि आंदोलन होते थे, उस दौर में मैंने तो, मुझे याद नहीं है कि कभी, हाँ एक आध किस्से हैं कि किसी जगह कोई एक वाइस चांसलर बड़े बदमाश टाइप के आ गए, वो पुलिस बुला के पिटवा देते थे। लेकिन आमतौर पर एक लोकतांत्रिक समाज था, वो जो लोकतांत्रिक भाव निकल गया है, प्रशासन और सरकार, और उसका रिफ्लेक्शन नीचे के स्तर तक आता जा रहा है। क्या आप उसको जिम्मेदार नहीं मानते हैं कि हमको आंदोलन नहीं दिख रहे हैं अलग अलग जगहों पे? आंदोलन स्थायी कब होता है? मैंने पहले भी कहा है, बढ़ता कब है? जब वो एक उसकी सतत प्रक्रिया होती है। जब सतत प्रक्रिया ही नहीं होगी, आगे ही नहीं बढ़ेगा या बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो होगा कहाँ से? मैं फिर वो कह रहा हूँ कि बहुत लंबा उसके लिए धैर्य की अब जरूरत है।
क्या आपको लगता है कि जयप्रकाश नारायण की तरीके से आंदोलन अब हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, अब अगर इतना कुवत हो विपक्षी दलों में, और वो जो विपक्षी दल भी क्या कर रहे हैं, वो आंदोलनों को सपोर्ट कम करते हैं, बल्कि उनकी इच्छा ये होती है कि व्यक्तिगत इमेज हमारी कैसे बने रहे। सत्ता पक्ष तो कभी नहीं चाहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दमन अगर उनको लगता है सबसे आसान रास्ता ये है तो वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अब ये बता दीजिए, किसानों को जो मिला वो क्यों मिला? आंदोलन की वजह से मिला ना। अभी जो पिछले 3 साल से किसानों को मिल रहा है, वो अचानक तो नहीं मिलने लगा है। तो थोड़ा आंदोलन हुआ, थोड़ी उनकी स्थितियाँ समझी गईं, और लोगों को लगा कि, सरकार को लगा कि इनको करा जाना चाहिए, तो किया गया। आप में ताकत, सब वो जो है संभमावी शक्ति जो उसका है जिस तरीके से, वो जब तक आप नहीं दिखाएंगे तो नहीं होगा। और जहां तक सत्तारूढ़ दल की बात है, इकोसिस्टम आपको आंदोलन के लिए कभी नहीं मिलता है, ये गलतफहमी में आप मत रहिए। कभी भी नहीं मिला है, ना मिलेगा। हाँ, समाज अगर देने को तैयार हो जाएगा तब होगा, और समाज किन स्थितियों में होगा उसका ये जिम्मेदार एक ये जो 90 के बाद का दशक है। आगे आने वाले देशों में ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बिल्कुल होगा, कुछ नहीं होगा। जब अत्याचार एक बड़े स्तर पर हो जाए किसी के, किसी वर्ग के या किसी तरीके से, तो होगा। और वो लॉजिकल एंड तक जाए ना जाए ये एक अलग सवाल है, लेकिन गूंज हो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब वक्त खत्म होने की कगार पे है, दूसरा कार्यक्रम हमारा शुरू होगा। तो आकू जी, एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि आपकी किताब है जिसका नाम है उत्तर उदारीकरण का आंदोलन। ये किताब वाणी प्रकाशन ने छापी है, और किताब बहुत महंगी तो नहीं है, लेकिन 399 रुपए की किताब है। इस किताब को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर खासतौर पर 1990 के बाद से जितने आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों की एक समीक्षा भी आपको मिलेगी, उनके बारे में जानकारी भी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ ये जोड़ने की भी कोशिश करेंगे कि क्या आर्थिक सुधारों के साथ साथ आंदोलनों की जमीन खत्म होती दिखाई पड़ रही है क्या। अगर आपको अन्ना का आंदोलन समझना है, अगर आपको शाहीन बाग का आंदोलन जानना है, अगर आपको किसानों के आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, तो इस किताब को जरूर पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आपको जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आलोक जी, अंकुर जी। जितनी मुझे लगता है कि शायद जितनी अच्छी बातचीत यहाँ हुई है, उतनी अच्छी मैंने किताब उस रूप में नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से पेश किया, और आपने आखिरी में वो वाला सवाल नहीं किया जो पहले कर रहे थे आप। इसके लिए आपका आभार कि अगली किताब मेरी मैंने कैसी लिख ली। नहीं, तो बट आपने ऑलरेडी बता दिया कि आप 2024 की चुनाव पर किताब लिख रहे हैं, और आपने शुरू में ही मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा, मैंने ये कहा कि 23 में कोई किताब अब आगे नहीं आएगी। 24 में जो लिख रहे हैं वो तो उसके सब मतलब सब जानते हैं यार, इतना तो आप भी जानते हैं हमारे बारे में। बहुत हाँ, शुक्रिया। आपको जी ने पूरी विनम्रता अंत में दिखाई। आपको जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़े, और इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों परिचितों के साथ शेयर करें, आपको पसंद आए, और किताब लेके पढ़ें, अपने मित्रों को भेंट भी करें। और आईएएस की वैसे ही किताब जो है तैयारी करने वाले इसको पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। लेंगे तो शायद थोड़ी सस्ती भी पड़ती है, 300 रुपए के आसपास पड़ती है अगर सीधे लेते हैं। हाँ, मतलब जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट या सीधे वाणी से लेंगे तो सस्ती। ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको सस्ती मिल सकती है। तो इसी के साथ